साल 1857। भारतीय इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि एक ऐसे तूफान का नाम है जिसने पूरे देश को जड़ से हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा विद्रोह जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पहली मशाल जलाई। तो चलिए आज समझते हैं कि ये सब आखिर कैसे और क्यों हुआ, और इसने हमारे भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ बस एक अफवाह की वजह से हुआ, या फिर ये वो आग थी जो दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी और उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। आइए इसी की तह तक चलते हैं और एक एक करके सारी परतें खोलते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और 1857 के लिए वो चिंगारी आई एक नई राइफल की गोली से जुड़ी अफवाह के रूप में। एक ऐसी अफवाह जिसने सैनिकों के धर्म और उनकी पहचान पर सीधा हमला कर दिया था। यहाँ गौर करने वाली बात है रफ्तार। सोचिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर एक अफवाह ने इनकार को जन्म दिया। इनकार से मेरठ में खुली बगावत हुई और फिर वही बागी सिपाही सीधे दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने मुगल बादशाह को अपना नेता बना दिया और बस उसी पल ये सिर्फ सैनिकों का गुस्सा नहीं रहा, ये बन गई अंग्रेजों के लिए एक सीधी राजनीतिक चुनौती। लेकिन जैसा हमने कहा, वो कारतूस तो बस एक चिंगारी थी। असली बारूद वो तो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। कहीं राजाओं से उनके राज छीने जा रहे थे, तो कहीं किसान लगान के बोझ तले दबे थे, और इन सब के ऊपर लोगों को अपने धर्म पर खतरा महसूस हो रहा था। ये वो गुस्सा था जो समाज के हर तबके में हर किसी के अंदर फैल चुका था। अगर राजनीतिक वजहों की बात करें तो कंपनी का राज किसी भूखे शेर जैसा था। लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के चलते एक एक करके भारतीय रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का निवाला बन रही थी। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक इन राज्यों का नामो निशान नक्शे से मिटाया जा रहा था, और जाहिर है इससे शासक परिवारों में डर और गुस्सा दोनों भड़क रहे थे। तो सवाल ये है कि अंग्रेज आखिर ये कर कैसे रहे थे। उनका सबसे बड़ा हथियार था एक कानून, जिसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। ये एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही चालाक और सरासर अन्याय करने वाली नीति थी। नियम बड़ा सीधा था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका सदियों पुराना राजपाट कंपनी सीधे सीधे हड़प लेगी। इस एक अकेले कानून ने न जाने कितने शक्तिशाली राजवंशों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं था, आर्थिक तौर पर भी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। एक तरफ किसान लगान के बोझ से दबे जा रहे थे, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की मिलों से जो सस्ता सामान आ रहा था, उसने भारत के बुनकरों और कारीगरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मतलब ये एक ऐसा आर्थिक शोषण था जिसकी मार हर एक घर पर, हर एक इंसान पर पड़ रही थी। और फिर मामला सिर्फ जमीन और पैसे का नहीं रहा। अब अंग्रेजों ने लोगों के सामाजिक रीति रिवाजों और यहाँ तक के धर्म में भी दखल देना शुरू कर दिया। लोगों के बीच एक गहरा डर फैल गया कि उनकी असली पहचान, उनका धर्म, सब कुछ खत्म करके उन्हें ईसाई बनाने की साजिश हो रही है। और देखिए, यही वो एक खतरा था जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों को पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। जब असंतोष की आग हर तरफ फैल रही हो तो उसे राह दिखाने के लिए नायकों की जरूरत होती है। और इस विद्रोह में भी कई ऐसे साहसी चेहरे सामने आए जिन्होंने अपने अपने इलाकों में बगावत का झंडा उठाया। इनमें शामिल थीं झांसी की वो निडर रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से पेशवा के हक के लिए लड़ रहे नाना साहब, लखनऊ की बागडोर संभालने वाली बेगम हजरत महल, और दिल्ली में सिपाहियों को लीड करने वाले बख्त खान। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये लोग अपने अपने इलाकों में क्रांति की आवाज बन चुके थे। इतनी बहादुरी, इतना गुस्सा और इतना बड़ा फैलाव, लेकिन इन सब के बावजूद ये विद्रोह अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में नाकाम रहा। तो फिर सवाल ये है कि कमी कहाँ रह गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये संघर्ष अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाया? इसकी वजहें इस तुलना में बिल्कुल साफ नजर आती हैं। एक तरफ थे हमारे विद्रोही, बहादुर तो बहुत थे, लेकिन पूरी तरह से बिखरे हुए थे। ना कोई एक सेंट्रल लीडर, ना कोई एक मजबूत योजना, और हथियार भी पुराने। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश फौज, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज थी। उनके पास बेहतर तकनीक थी, बेहतर हथियार थे, और शायद सबसे बड़ी बात कि पूरा भारत एक साथ नहीं लड़ा। पंजाब और दक्षिण भारत जैसे बड़े इलाके इस विद्रोह से अलग रहे, और इसी वजह से अंग्रेजों को इसे कुचलने में बहुत आसानी हुई। तो हाँ,
ये विद्रोह जंग के मैदान में तो हार गया, लेकिन इसने भारत के इतिहास और उसके भविष्य पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिट सकती। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस हार के बावजूद भारत को हासिल क्या हुआ। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। विद्रोह ने अंग्रेजों को इतना डरा दिया था कि 1858 में उन्हें भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में देना पड़ा। और इसके तुरंत बाद आया महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसमें भारतीय राजाओं को ये भरोसा दिलाया गया कि भाई अब आपके राज्य नहीं छीने जाएंगे। असल में ये भविष्य में ऐसे किसी और विद्रोह को रोकने की एक बहुत सोची समझी चाल थी, लेकिन असल में इस विद्रोह की सबसे बड़ी विरासत कुछ और थी। वो लोग जंग भले ही हार गए, लेकिन 1857 ने पहली बार उत्तर से लेकर मध्य भारत तक के लोगों को ये एहसास दिलाया कि उन सबका दुश्मन एक ही है। और यहीं से धर्म और इलाके से ऊपर उठकर एक भारतीय होने की भावना ने जन्म लिया। आप कह सकते हैं कि यही आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी थी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये नाम, ये लोग मैदान में भले ही हार गए हों, लेकिन भारत के लोगों की यादों में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि 1857 के विद्रोह को हम सिर्फ एक सैन्य हार माने, या फिर ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पहली सबसे मजबूत नींव रखी।